रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में से एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, मेन काम गैसेस एक्सचेंज करना। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है आपकी जिंदगी के लिए? ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल है O2। ठीक है, ये ऑक्सीजन बॉडी में आना, ये काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, इसके साथ बॉडी से कुछ गैसेस निकलती हैं, उनको बाहर करना भी इसी सिस्टम का काम है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज करने का काम करता है, इन अंदर लाना बाहर ले जाना। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और कौन से पार्ट का स्पेशल कौन सा क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? तुम लोग सांस की शुरुआत कहां से करते हो? नोज। ठीक है सर, ये कौन है? डॉक्टर राहुल। तुम्हें वही चिंता है डॉक्टर राहुल की, हैं? ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा सबसे पहले कहाँ आती है? हमारी नोज में। ठीक है, यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत का मतलब हवा कहाँ से अंदर आती है और कहाँ तक जाती है, फिर उसका रास्ता क्या है, पूरा का पूरा डायमेंशन। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरुआत होता है हमारी नाक से, नॉस्ट्रल से। इसके अंदर होती है नेजल कैविटी। बोलो सब लोग, नेजल कैविटी। कैविटी का मतलब खाली जगह, कैविटी का मतलब गड्ढा, खाली जगह। पढ़ाया था लास्ट टाइम जब सेशन किया था, कैविटीज बॉडी में कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, ये हो गई नेजल कैविटी। अब नाक अगर बंद हो तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो। ठीक है, इस वजह से ओरल कैविटी भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा हो जाता है। ओरल कैविटी बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट क्योंकि इससे आप सांस भी ले सकते हो, इसलिए ओरल कैविटी को भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। बहुत ही गजब की एनाटॉमी है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा अगर दिमाग से खोल के पढ़े तो। ठीक है, फिर ये दोनों पाइप नीचे आ गए, नीचे आने के बाद यहाँ लंग्स में चलेगा। ठीक, इतनी बात तो समझ में आती है। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अपर और लोअर। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट की स्पेलिंग है TRACT, ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब रास्ता, जाने का रास्ता। ठीक है, तो यहाँ से हवा के अंदर लंग्स तक जाने का रास्ता कहाँ से जाएगा? अपर ट्रैक्ट और लोअर ट्रैक्ट। ठीक, कौन बताएगा अपर ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? बताओ। चलो ओके, रिलैक्स, शांत। पहले ना, ओके साइलेंट, पहले हम बेसिक एनाटॉमी पर समझ लेते हैं क्या सिस्टम है। उठा लो। हेलो, हाँ मैं इसका क्लास में ये नहीं रहा, आई थी वाला। कुछ ऐसा होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का रास्ता। ये कौन सी कैविटी थी? नेजल कैविटी। ये क्या है? हमारी नोज। ओरल हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये नोज होगी, ये नेजल कैविटी होगी। अब इसके बाद जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आपका एक सेक्शन होता है जिसको आप यहाँ पे फील कर सकते हो अपने गले में, जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल ज्यादा मेल में प्रोमिनेंट होता है, बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, बट फीमेल्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं हम? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? बोलो जोर से। फिर बोलो। ठीक, लैरिंग्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, स्पेलिंग बोलो। ठीक है, ये F से नहीं है, ये PH से है। ठीक है, फेरिंग्स। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है इसमें? नहीं? ठीक, अब फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तुम्हारा नाक से जुड़ा हुआ होता है, तो इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? बोलो सब लोग।
ठीक है। दूसरा पार्ट तुम्हारा ओरल कैविटी के सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? ओरोफैरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है। अब इसके नीचे क्या था हमारा? तो इसको क्या बोलेंगे? लैरिंगोफैरिंग्स। क्या बोलेंगे? इतनी बात समझ में आ रही है? सबके नाम कैसे जा रहे हैं ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये तुम्हारा लैरिंग्स था, यहाँ पर तुम्हारा एडम्स एप्पल है और यहीं पर आपकी थायराइड ग्लैंड भी होती है। थायराइड ग्लैंड जानते हो? पहली बार सुना है? नहीं? थायराइड ग्लैंड वालों का? चलो ठीक है। इसके बाद यहां से तुम्हारा शुरू हो जाता है क्या? क्या? ट्रैकिया। बोलो। ठीक है। ये लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के नीचे से ये ट्रैकिया स्टार्ट हो गया। ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल सब बराबर है। ठीक। ब्रोंको याद रखो। ठीक है। क्या याद रखोगे? ठीक है। तो ये क्या हो गए तुम्हारे? ब्रोंकाई। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। ये पार्ट एनाटॉमिकली कौन सा होता है? बोलो। तो ये लेफ्ट ब्रोंकाई और ये कौन सा? ठीक। दोनों ब्रोंकाई जाते हैं तुम्हारे लंग्स के अंदर डिवाइड होने। ठीक। अब कैसे होता है? ये तुम्हारा एक ब्रोंकाई आया, ये और पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाएगा और ये लाइनें और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती चली जाएंगी। कभी पत्ता देखा है? पेड़ का पत्ता, पीपल का, उसमें एक पतली सी लंबी सी डंडी होती है, उसकी ब्रांचेस निकली होती हैं और हर ब्रांच की अलग अलग छोटी छोटी लाइनें निकली होती हैं। उसके बाद और छोटी लाइनें होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारा ब्रोंकाई डिवाइड होता चला जाता है ब्रोंकियोल्स में और इन ब्रोंकियोल के नीचे हमारे कुछ सैक्स होते हैं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे कितनी बेइज्जती कराओगे? क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको? अभी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, इसको समझाना बहुत इजी है। एक पानी पीने का स्ट्रॉ, नारियल पानी वाला, एक छोटा बलून, उसको स्ट्रॉ के नीचे लगा के टेप कर दो और जब उसको फूकोगे तो वो फूलेगा, जब हवा छोड़ोगे तो निकल आएगा। ठीक। बस ऐसे ही काम करते हैं हमारे लंग्स। जब इसके अंदर हवा जाती है तो इनके अंदर जाके ये एल्वियोलाई जो छोटे छोटे सैक्स हैं बंच होते हैं। जब बर्थडे में बलून से इकट्ठा करके बांध देते हो वैसे ही बंधे हुए ये सारे बंच होते हैं। इनके अंदर हवा जाती है और इसके अंदर से हवा वापस आती है। एक सिंगल एल्वियोलाई के ऊपर खूब ढेर सारी आपकी आर्टरीज और वेन्स लिपटी हुई होती है। मेरे पास लैपटॉप में फोटो है, मैं आपको दिखा दूंगा। इसके एक बलून है, बलून के ऊपर ढेर सारे तार गए हुए हैं। ठीक है। उसमें कुछ आर्टरीज है, कुछ वेन्स है। ये जो कैपिलरीज होती है, ये आर्टरीज मोटी नहीं है, ये बहुत पतली बहुत ही बारीक है, तो इनको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है। ये कैपिलरीज जो है ना, ये इस एयर सैक के अंदर फ्लूइड वो गैस एक्सचेंज करते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं? इतना सा सैक था, हमने हवा भरी, इतना बड़ा हो गया। अब ये फैल गया तो इसके जो लेयर है ये पतली हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? सोच के देखो, है ना? कल गुब्बारा फुला के दिखाएंगे तब देखना और समझ में आ जाएगा। जब ये फैलता है तो लेयर पतली हो जाती है और इसके ऊपर लगी हुई है क्या? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज भी तो फैलेंगी, जब वो फैलेंगी तो उसकी भी लेयर पतली हो जाएगी। अब पतली लेयर के बीच से आर पार हो जाना गैस के लिए बहुत आसान होता है, तो गैस एक दूसरे के अंदर आर पार हो जाती है। अब इसको कैसे पता कि ऑक्सीजन अंदर देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है? कैसे पता? इसको नहीं पता। ये सिंपल फिजिक्स है। यहाँ पर फिजिक्स कैसे? अगर एक गिलास पानी सादा है और एक गिलास पानी में शक्कर है, दोनों को मिला दोगे तो दोनों मीठे हो जाएंगे, है कि नहीं? उसको थोड़ी पता है शक्कर किधर से किधर जानी है, पानी किधर से जाना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है कि मिक्स हो जाए। तो उसी न्यूट्रल फेज को लाने के लिए ये गैस को आपस में एक्सचेंज करता है। और इसको एक्सचेंज करने के लिए क्या चाहिए? इसको सीबीसी में किसकी रीडिंग देखते हो? सीबीसी टेस्ट होता है ब्लड का, उसमें एक रीडिंग देखते हो, हीमोग्लोबिन। बोलो, जोर से बोलो, फिर से बोलो। ठीक है। इसके अंदर जो गैस को अंदर बाहर ले जाने का सिस्टम होता है वो काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक। बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम है तो गैस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं जाएगी तो एसिडोसिस बनेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या बनेगा? हाइपोक्सिया।
ये दोनों वर्ड जानते हो? एक्सप्लेन करूं ये भी? नहीं? चलो, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आपके के पूरे अपर। हाँ, एक चीज बताओ, ये जो ऊपर की कैविटी है जिसमें लंग्स, इसको क्या बोलते हैं? बोलो। शाबाश। और इसके नीचे की? हाँ, इन दोनों को डिवाइड कौन करता है? बहुत बढ़िया। कभी टेंट देखा है? नहीं देखा? कभी ऐसे करके रुपट्टा अपने ऊपर डाला? बचपन में तो डाली होगा भाई, सब लोग डालते हैं रुपट्टा, नहीं तो कोई कपड़ा कंबल ऐसे डाला होगा। तो जब डालते हो तो ऐसे करके एक लेयर बन जाती है, ठीक? यही लेयर होती है, ऐसी बिल्कुल ऐसी लेयर होती है। आपकी बार जीबी का केस होगा ना, लैब पोली होगा, खड़े होना साथ में, तुमको दिखाएंगे डायाफ्राम, क्लियर दिखाई देता है। वो ऐसे करके लेयर बना हुआ है, उसके ऊपर लंग्स है, उसके नीचे इंटेस्टाइन, ठीक? तो ये डायाफ्राम होता है। अब ये जो लंग्स है, ये जो फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, ये काम कौन करता है? क्या हम करते हैं? डायफ्राम और इंटरकोस्टल रेक्टम मसल्स। क्या हम करते हैं? ये इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों प्रोसेस होता है। आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, सांस रोक सकते हो, आप चाहो तो सांस तेज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, बट जब आप सो रहे होते हो तब सांस रुकती नहीं है, सांस चलती रहती है, ठीक है? ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है और ये काम करता है डायाफ्राम। डायाफ्राम मसल्स होती है। ये क्या होता है, जब इसमें मान लो एक तरह की मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एक्सपैंड हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, एक्सपैंड मतलब फैलना, ठीक है? अब इसके नीचे मसल्स है, ये मसल जब सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये इतने एरिया में थी, अब ये इतने एरिया में आ गई, तो ऊपर जगह ज्यादा हो गई, ठीक? अब इसके बीच में हवा पानी तो कुछ है नहीं, क्या है? खाली जगह है। तो जब ये सिकुड़ जाएगा तो यहाँ जगह ज्यादा होने के लिए लंग्स फैल जाएंगे। फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, डायाफ्राम कम हो गया, लंग्स फैल गए, और जब लंग फैलेंगे तो अपने आप हवा अंदर जाएगी, ठीक? तो क्या हो गया? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक। उसके बाद जब डायाफ्राम वापस से फैलेगा तो उसको जगह चाहिए, फिर लंग्स से मुड़ जाएंगे तो हवा बाहर जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन, ठीक है? तो जब हवा अंदर जाएगी तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब हवा बाहर जाएगी तो उसको बोलते हैं एक्सेलेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है? ये जो यहाँ पर हमारे ये था लैरिंग्स, इसमें कुछ कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज, अच्छा पहले तो ये समझो कि इसका पाइप कैसा होता है। जो तुम्हारी नेजल कैविटी है ये बोन से बनी हुई है, इसके ऊपर बोन है, इसके नीचे बोन है। इसका बोनी स्ट्रक्चर कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं, बहुत लंबा चल जाएगा। तो ये ऊपर भी बोन है, नीचे क्या है? तुम्हारा मुंह है, उसके ऊपर का तालू है, ठीक है? तो नीचे बोन हो गई, ऊपर भी बोन हो गई, तो ये फिक्स हो गया। अब ये किसी भी वजह से पिच के फैलेगा तो नहीं, ये फिक्स हो गई, ठीक है? ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया बिल्कुल ऐसा होता है जैसे तुम्हारे वॉश बेसिन के नीचे लगा पाइप, उसमें लंबे लंबे ग्रूव्स बने होते हैं। देखा है वॉश बेसिन का पाइप? कल मंगा लूंगा, दिखा दूंगा। उसको फैला भी सकते हो, सिकोड़ भी सकते हो, वो नहीं निकाल रहा मैं, वो गंदा है। तो इसमें ये क्या होता है ना, ये बेसिकली कार्टिलेज की इसमें लेयरिंग होती है। तो क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ये दबता नहीं। और ये जो लैरिंग्स है, इसका मुंह, चलो ये मैं क्यों बता रहा हूं ये समझो पहले, ऐसे नहीं समझ पाओगे तुम लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। पहले तो एक चीज ये समझो, एक रबड़ की पाइप है जो आगे से बंद है। अगर हम एक तरफ से मुंह लगा के उसको कस के खींचेंगे, पाइप सिकुड़ जाएगी, आपस में चिपक जाएगी। यस और नो? बलून ही ले लो, बलून की हवा हम पूरी खींच लेंगे तो बलून की लेयर आपस में ऐसे चिपक जाएंगी कि नहीं? ठीक है? जब हम उसको फूकेंगे तो हवा भर जाएगी, वो लेयर फैल जाएगी, ठीक? अगर ये ट्रैकिया फिक्स नहीं रहा, आपने सांस खींची तो ये भूल जाएगा, जब आप सांस छोड़ोगे तो ये अंदर से ऐसे चिपक जाएगा। सोच पा रहे हो कि नहीं? ठीक है? आपने सांस खींची, ये फैलता चला गया, हवा अंदर चली गई। जब हवा बाहर जाएगी तो इसके अंदर दूसरी हवा तो नहीं है ना, तो ये ऐसे करके चिपकता चला जाएगा, और ये आपस में अगर चिपक गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है? तो ये चिपकता तो नहीं है क्योंकि दिक्कत नहीं हो रही। ये चिपकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये फिक्स है, ये दब नहीं सकता। आपने ऐसे करके दबा के देखो, टाइट लग रहा है, टाइट फील हो रहा है ना? टाइट फील होता है कार्टिलेज की वजह से। अब देखो मजे की बात, कितनी बेहतरीन एनाटॉमी ऊपर वाले ने बना कर दी है। ये आपका पाइप है, ठीक है? नीचे से प्लास्टिक है, थोड़ा सा हल्का है,
और ऊपर कुछ नहीं है, तो यहां से अगर आपने इसको दबा दिया तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको ये रास्ता हमेशा खुला रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके ऊपर या तो स्टील की आप पाइपिंग लगाओ या कुछ और लगाओ जिससे कि फैला हुआ रहे, ये कभी सिकुड़े ना। इसलिए आपके लैरिंग्स में क्या होता है, ये लैरिंग समझ लो इसको, इसमें ना ऐसे करके कार्टिलेज दे रहे होते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, मसल्स एकदम सॉफ्ट होती हैं, बोन्स एकदम हार्ड होती है, दोनों के बीच का जो होता है वो कार्टिलेज होता है। ना एकदम सॉफ्ट ना एकदम हार्ड। तुम्हारे कान किसके बने, हड्डी के लिए मसल्स के, ये कार्टिलेज के बने। ये ना मसल्स ऊपर से है, ठीक है, बट जो इसका स्ट्रक्चर है ये क्या है, कार्टिलेज, ठीक है। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, बेबी नया पैदा होता है, उसके अंदर 300 हड्डियां होती है। नॉर्मल के मेल के अंदर 206, न्यू बॉर्न के अंदर 300। वो 300 हड्डियां नहीं होती, वो कार्टिलेजेस होते हैं। और क्योंकि बोन भी कार्टिलेज जैसी सॉफ्ट होती है उस पर, तो उसको हम 300 बोन्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस पाइप को फिक्स रखने के लिए कि अंदर से ये मुड़े ना, यहाँ पर इसमें कार्टिलेज दिए होते हैं। ये 2 तरह के कार्टिलेज होते हैं। राजी बात समझाने के लिए पूरी राम कथा बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, ऊपर का पाइप फिक्स हो गया, ये कार्टिलेज हो गए, ठीक है। अभी तुम लोग आज की क्लास में कितना ध्यान दे रहे हो कल समझ में आएगा। इसमें जो 2 तरह के कार्टिलेज होते हैं, इन दोनों के नाम कल बताना, पढ़ के आना, ठीक। सारी चीजें हम यहाँ नहीं बताएंगे। उसके बाद इस पाइप पे आ जाओ। तो ये पाइप कैसा होता है, जैसा मैंने बताया, बेसिन के नीचे तो पाइप लगा होता है, इसमें लाइनिंग बनी होती है, वैसा ये पाइप होता है। तो ये भी जब ऊपर से मुंह ही फिक्स हो गया, बंद नहीं हो रहा है, तो नीचे से भी बंद नहीं होगा, ठीक है। अब इसी के साथ तुम लोग ओइसोफेगस पे आ जाओ। ओइसोफेगस मतलब फूड पाइप, जिससे खाना अंदर जाता है, वो मसल्स का बना हुआ, तो वो ऐसे चिपक जाए। कैसे, अगर आप ऊपर से इसकी एनाटॉमी देखोगे, जैसे ये है, हम ऊपर से अगर इसको देखें तो आपको ओइसोफेगस और ट्रैकिया ऐसा दिखेगा। ट्रैकिया ऊपर ऐसा होगा, इतना फैला हुआ होगा, और ओइसोफेगस ऐसा होगा, चिपका हुआ। जब कभी लैरिंगोस्कोप यूज करके आप इंट्यूबेशन कोशिश करोगे, उसको उठाओगे, जब यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस भी होता है, तो जब आप उस एपिग्लॉटिस को उठाओगे तो आपको ट्रैकिया दिखेगा, खुला हुआ बड़ा सा होल, और आपको फूड पाइप पिचका हुआ मसल दिखेगा। जब खाना अंदर जाता है तब ये फैल जाता है, उसके बाद ये फिर सिकुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ है और ये कार्टिलेज टिश्यूज का बना हुआ है, ठीक। ये परमानेंट खुला रहना चाहिए। ये बंद हो गया तो सांस नहीं आएगी। इंसान बिना खाने के 1 महीने जिंदा रह सकता है, बिना पानी के 3 दिन, लेकिन बिना सांस के सिर्फ 3 मिनट, ठीक है। इसलिए ये एनाटॉमी नेचुरल ही ऐसी होती है, ठीक। अब यहाँ पर एक आपका एपिग्लॉटिस होता है। क्या होता है, इसको हमारे यूपी में टेटुआ बोलते हैं, तुम लोग क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, पंजाबी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एपिग्लॉटिस के साथ यहाँ पर एक बोन होती है जिसको बोलते हैं हाइड बोन। कौन सी, बोलो, हाइड, बोलो हाइड, कौन सी, ठीक। ये हाइड बोन है, इसी के साथ यहाँ पर आपकी एपिग्लॉटिस है, और इसी के ठीक नीचे आपका लैरिंक्स शुरू हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा डायग्राम मैंने गलत बना दिया। हाइड बोन यहाँ पर होगी, एपिग्लॉटिस यहाँ पर होगा, ओइसोफेगस यहाँ पर होगा। नाउ क्वेश्चन, ट्रैकिया और ओइसोफेगस में से एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है? सोच के बताओ, अभी डायग्राम बना के बताओ। हाँ, मेरे भारत के महान नर्सों, अब तुम लोगों को एक आदमी काट के दिखाना पड़ेगा, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। हाँ भाई, अरे लोगों के साथ बैठो यार, जवाब तो दो। हाँ, अरे नालायकों, ऐसे हाथ लगाओ। तुम्हें फूड पाइप फील हो रहा है कि विंड पाइप फील हो रहा है? लगाओ हाथ और बोलते जाओ, आ बोलो, बोलो, ऐसी आवाज निकालो सब लोग। बोलते हो ऐसे हाथ लगाओ, आ बोलो। तो आवाज कहाँ से आती है, फूड पाइप से कि विंड पाइप से? आवाज कहाँ से आती है, फूड पाइप से आती है कि विंड पाइप से आती है? विंड पाइप से। विंड पाइप के कौन से पार्ट के, लैरिंक्स से। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या फील हो रहा है, लैरिंक्स। तो ये एंटीरियर है कि पोस्टीरियर? इससे ज्यादा आसान तो हो ही नहीं सकता। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो नालायकों। आपका जो विंड पाइप है, ट्रैकिया, वो सामने से जाता है, इसी के जस्ट पीछे से आपका फूड पाइप जाता है। तो एंटीरियर कौन सा है, ट्रैकिया, और पोस्टीरियर ओइसोफेगस।
ठीक है। तो जब आप इंट्यूबेशन कर रहे हो आपको दो पाइप दिखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। आपने ईटी ट्यूब किस पे डाली है, ऊपर वाले पे कि नीचे डाले पे? ऊपर वाले पे। जब पेशेंट आपका नीचे फ्लैट लेटा है तो एंटीरियर पार्ट ऊपर है, पोस्टीरियर पार्ट नीचे है, तो एंटीरियर में ट्रैकिया, तो आप किस पे डालोगे ट्यूब? ऊपर वाले पे, ट्रैकिया पे, एंटीरियर। समझ में आती है बात? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? ठीक। क्या करें तुम लोगों का है? थोरेसिक कैविटी के मैंने 4 पार्ट बताए थे, अगर किसी को याद हो तो। एक तो लंग्स होता है। जब थोरेसिक कैविटी पढ़ाया था तो उसमें बताया था लंग्स होते हैं और बीच में एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है, जाते टाइम इधर से एक एक चुल्लू पानी लेते जाना, ठीक है। और उसका क्या करना है तुम सबको पता है। ये बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। ठीक। ऊपर वाली को सुपीरियर मीडियास्टिनम, नीचे वाली को इंफीरियर मीडियास्टिनम। क्या करूं मैं क्या करूं, मर जाऊं? क्या करूं यार, इससे ज्यादा आसान नहीं पढ़ा सकता भाई मैं, मेरा बस का नहीं है। और ये भी चीजें याद में रहती तुम्हारी। चलो, इस एरिया को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है? यहाँ कौन सा ऑर्गन होता है? बोलो। अबे अभी भी नहीं बोल रहे यार। हार्ट। कंफर्म है? सबके है? निर्दयी तो तुम लोग हो। निर्दयी क्या बोलते हैं? निर्दयी, निर्दयी क्या बोलते हैं? निर्दयी। दया नहीं है तो आने तेरा, किसको निर्दयी बोलते? लंग्स, ट्रैकिया, मीडियास्टिनम, हार्ट और ये डायाफ्राम। ठीक, इतना ही पार्ट होता है। तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये स्टार्ट होगा आपकी नोज से, इसके साथ ही नेजल कैविटी आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद आ जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स में 2 तरह के कार्टिलेज होते हैं। उसके बाद क्या आएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? कथा चल रही है क्या? केवल स्वाहा बोलोगे, बाकी कुछ नहीं बोलोगे? मंत्र पढ़ेंगे पंडित जी, हम बोलेंगे स्वाहा। बैठे हो कभी? नहीं बैठे हो? बहुत बड़ा मजा आता है कभी बैठना हवन में। पता नहीं है अगला बगला बूम स्वाहा, बस खाली स्वाहा समझ में आता है। उसके बाद एक पहला वर्ड ओम और एक आखिरी वर्ड स्वाहा, बीच का कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलेगा पंडित जी। खैर, ट्रैकिया 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। किसमें? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। उसके बाद आते हैं लंग्स और लास्ट में आती है आपका डायाफ्राम। ठीक है। डायाफ्राम के साथ और तुम्हारी मसल्स होती हैं जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। जो आपका रिब केज है उसके बीच में जो लाइनिंग है उसमें मसल्स भी है, नर्व्स भी है, सब कुछ है, तो उसको इंटरकॉस्टल बोलते हैं। और 2 रिब के बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं? शाबाश। कौन मुझे बताएगा जब हम ईसीजी लेते हैं तो मेरी लैंड में मेरी जो मकान मालकिन है उन्होंने अपने एमआरआई कराया था, उनके एमआरआई में इस्कीमिक इंफाक्ट निकला। कोई बता सकता है क्या होता है? कोई बता सकता है क्या होता है इस्कीमिक इंफाक्ट? सिम्टम्स क्या होता है? रिस्क फैक्टर क्या होता है? नहीं, जब तुम्हारे घर पे किसी को गया तो बता दोगे। मैं को इंतजार करते हैं हम लोग, प्यास लगेगी तब कुआं खोदने जाएंगे। ये पार्ट समझ में आ गए? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतने पार्ट से मिलकर बना है, साथ में आपके इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल नर्व्स वगैरह वगैरह दुनिया भर की सारी चीजें। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा था, जब हम ईसीजी करते हैं तो हम उसमें 7 लीड लगाते हैं, 7 की 6? शाबाश। ठीक है, गलत बोले तो बोला करो गलत बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ। अब जो दो पहली लीड लगाई जाती है वो कौन सी इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगाई जाती है? 4th इंटरकॉस्टल स्पेस का मतलब कौन सी 2 रिब्स के बीच में? 4th और 5th के बीच। तुम लोग को पहली बार सुनने को मिल रहा है। संस्कृत बोल लेगा हम तो पढ़ती पढ़ता पढ़ंतियों, थोड़ा पढ़ो भी लिखा करो, है कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं।
देखो पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना तुम्हारा, ठीक है। मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या नहीं आता, मेरे को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है जितना मैंने बताया उसमें से क्या क्या तुम्हें आता है, ठीक है। अगर उसमें से भी कुछ नहीं आता तो फिर नमस्ते, हमसे ना हो पाएगा भैया। चलो इसके बाद में क्या बताने वाला था, फोन आ गया, भूल गया मुझे क्या बताने वाला था। हाँ ठीक, आपके जो ये दो लंग्स होते हैं, ये लंग्स लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। किसमें? आपका जो लेफ्ट लंग होता है उसमें कितने लोब्स होते हैं? 2। इधर से सुन के बोल लिया करो, वो पढ़ के आते हैं वो लोग। लेफ्ट लंग आपका 2 लोब में डिवाइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? अपर और लोअर, ठीक है। राइट लंग आपका 3 लोब्स में डिवाइड होता है, अपर, लोअर और। तो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे पार्ट्स, आपके लंग्स लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स अपर और लोअर, राइट लंग के 3 लोब्स अपर, मीडियन और लोअर, ठीक। जनरली नॉर्मली आपका जो लेफ्ट लंग होगा उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, जो आपका राइट लंग होगा उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? अरे इनको बोल लेने भाई, क्योंकि इतनी ही जगह में तुम्हें लंग्स भी दे रहे हैं और हार्ट भी दे रहा है, ठीक। हार्ट के साथ साथ उसमें एयोटिक आर्च भी होता है। एयोटा सुना? कभी गलती से सुन लिया हो कहीं ऐसे व्हाट्सएप पे, तो जो हार्ट से निकलने वाली एक एयोटा होती है वो घूम के जाती है, तो उसको बोलता है एयोटिक आर्च, ठीक। वो इस पार्ट पे जाती है। तो आपका जो ये जो लेफ्ट वाला ब्रोंकाई होता है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और जो राइट वाला ब्रोंकाई होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। ये एनाटॉमिकल एग्जैक्ट पोजीशन है, बट आप लोगों को इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि इधर 2 लोब्स होते हैं और इधर 3, टोटल कितने हो गए? जब आप कोविड में सीटी स्कैन कराते हो तो सीवियरिटी स्कोर देखते हो, ठीक है। उसमें टोटल मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 25, ठीक है। कितना होता है मैक्सिमम? 25। उस सीटी स्कैन में ऊपर से नीचे तक ये देखा जाता है कि आपके लंग का कौन सा पार्ट कितना अफेक्ट हुआ है, मतलब कितना पार्ट कौन सा डैमेज हुआ है। हर पार्ट के 5 नंबर होते हैं, ओके। अगर ये पार्ट में ये पार्ट पूरा का पूरा डैमेज हो गया तो आपको नंबर दे दिया जाएगा 5। अगर ये पार्ट भी पूरा का पूरा डैमेज हो गया तो इसके भी नंबर मिल जाएंगे 5, और अगर ये पार्ट भी पूरा डैमेज हो गया तो इसके नंबर मिल जाएंगे 5। इसी तरह से ये दोनों पार्ट पूरे डैमेज हो गए तो दोनों को मिल जाएंगे 5 और 5। टोटल जोड़ के सीवियरिटी स्कोर कितना हो गया? 25 स्कोर का मतलब लंग में कुछ बचा ही नहीं, खत्म, ठीक। अब सपोज मान के चलो इस पार्ट में 3 हिस्से आपके इफेक्ट हुए हैं, 2 हिस्से सेफ है, तो इसको नंबर कितना दिया जाएगा? 3। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है 0, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है 0। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी इसमें से 2 हिस्से इफेक्ट हुए तो इसका नंबर हो जाएगा 2, और इसका कितना हो गया? 0, ठीक। टोटल कितना होगा? 3 और 2 5। जैसे ही 5 का स्कोर देखेंगे डॉक्टर साहब तुरंत एडमिट कर लेंगे, ले आओ, ठीक। लेकिन ये स्कोर जैसे ही 16-17 के ऊपर जाता है डॉक्टर साहब कहते हैं बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, हमारे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे समझ में आता है कितना ज्यादा लंग्स इम्पैक्ट हुआ है, कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है लंग्स में, और रिकवर करने की क्षमता है या नहीं, ठीक है ना। बेसिक एनाटॉमी समझ में आती है? बेसिक एनाटॉमी तो इसकी समझ ही गए सब लोग। इतने में कोई क्वेश्चन है किसी पार्ट से रिलेटेड? नहीं? आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ने में आज के लिए कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना समझाना है तुम लोगों को निमोनिया क्या होता है। ये होमवर्क भी है तुम्हारा, और निमोनिया के साथ साथ कोविड में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ये सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज जितनी है उनमें कहां पर क्या होता है। ये बुक मेरे ऑफिस में एक छोटी सी लाइब्रेरी हमने एस्टैब्लिश करी है, उसके अंदर ये बुक रखी हुई है। इसके अलावा कार्डियक डिजीज की बुक है, ईसीजी की बुक है, बहुत सारी बुक्स है। कोई भी किसी भी टाइम आकर वहां बैठकर इसको लेके पढ़ सकता है। इसमें सारी डिजीजेस दी हुई हैं, और उन डिजीजेस का आइडेंटिफिकेशन, उसका डायग्नोसिस, उसकी टेस्टिंग, उसके मेडिकेशन, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। अगर किसी को पढ़ना हो पढ़ सकते। हालांकि ये वजन बढ़ाने के ही काम आएगी, यहाँ पे कोई पढ़े बढ़ेगा तो है नहीं। पढ़ोगे? हमें तो नहीं लगता ये इनमें से कोई पढ़ने वाला, तुम लोग भले पढ़ोगे। क्यों?
पढ़ोगे? सोचेंगे। वो गाना कौन सा था? सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं। चलो सोचना, सोच समझ के पंगा लेना। खैर चलो, इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें इंटरेस्टिंग है, उनको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे। लैरिंगोस्कोप सबने सुना है? एक डिवाइस होता है जो इंट्यूबेशन में काम आता है। उसका नाम लैरिंगोस्कोप क्यों दिया समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका जो लैरिंग्स है उसको ओपन करने के लिए आपको ये एपिग्लॉटिस को हटाना पड़ेगा। एपिग्लॉटिस क्या करता है? एक नॉच बनाता है, एक मतलब जैसे कॉर्क होता है ना, बोतल के अंदर कॉर्क लगाते हो, ये इसोफेगस को ऐसे बंद कर देता है। तो जब ये उठेगा और सामने से हटेगा तभी आपको ट्रैकिया दिखेगा। तो इसको उठाने के लिए आप हाथ तो नहीं डाल सकते अंदर, तो आपको एक डिवाइस चाहिए जिसको बोलते हैं लैरिंगोस्कोप। स्कोप मतलब वो चीज जिससे आप देख सकते हो। एंडोस्कोप, यूट्रोस्कोप और कोलोनोस्कोप, उसमें कैमरा होता है। स्कोप मतलब वो चीज जिससे आप देख सकते हो। कहाँ देखना है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से ही तो ओपनिंग होती है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो उसको बोलेंगे लैरिंगोस्कोप। समझ में आ रही बात? ठीक, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर और लोअर। लैरिंग्स तक आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और ट्रैकिया से आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरी चीज, आपका जो ये थोरैसिक कैविटी है, जहां से ये शुरू हो गया वहां से तुम्हारा रेस्पिरेटरी अपर ट्रैक है और उसके नीचे लोअर ट्रैक। समझ में आ रही बात? ठीक, ये जो लैरिंग्स है वो कहाँ है? यहाँ है। इसके नीचे ट्रैकिया शुरू हो गया, इसके जस्ट नीचे से यहाँ से हमारा जो ये क्लैविकल बोन आती है, यहाँ से हमारी थोरैसिक कैविटी शुरू हो गई। तो ये ट्रैकिया से नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दोनों में इंफेक्शन होता है। इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन बोलते हैं, इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन बोलते हैं। दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? कौन सा? बोला करो, दूसरी बार बोलोगे तभी हम मानेंगे कि तुम्हारा आंसर सही बताया। कॉन्फिडेंस से बोलो, जो भी बोलो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आता है क्यों, बस यही तुम लोग चुप हो जाते हो। ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा? लोअर। क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बढ़कर लंग्स को असर कर देगा। जब तक ऊपर इन्फेक्शन है तब तक तुम्हारे ऑक्सीजन आ रही है ना बॉडी में, बिना ऑक्सीजन के तो कोई नुकसान नहीं है। अगर लंग्स इफेक्ट कर गए तो ऑक्सीजन नहीं है, फिर क्या नुकसान होगा? सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा नुकसानदेह कौन सा है? ये। दूसरी चीज, ऊपर का हिस्सा हम आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या लंग्स के अंदर हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। एक पर्सन को एक तरफ के लंग में सांस जा ही नहीं रही थी, हवा ही नहीं जा रही थी, वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। तो इन्फेक्शन क्या था, रेस्पिरेशन क्या था, जो भी प्रॉब्लम थी समझ में ही नहीं आ रही थी। हुआ क्या? एक्सरे वगैरह सब किया गया, नहीं समझ में आया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बाद में उसका ऑपरेशन किया गया देखने के लिए कि वहां पर क्या फंसा है। वहां पे इतना बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा फंसा हुआ। अगर वो लोहा होता तो एक्सरे में दिखाई दे जाता, लेकिन प्लास्टिक होने की वजह से कुछ दिखा नहीं। वो प्लास्टिक का टुकड़ा कहां से आया? प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल से वो खेल रहा था। खेलते खेलते जब वो छोटा सा था तभी उसने उसको खींच लिया था। जब छोटा था तो फंसा था उसके ब्रोंक्यूल में। ब्रोंक्यूल में फंसे होने की वजह से हवा आ जा रही थी। जब वो बड़ा हुआ, आगे के रास्ते बड़े हो गए, अंदर जाके फंस गया, अब हवा आगे पीछे नहीं जा रही थी। तो वो सर्जन्स ने इतने बड़े टुकड़े को उसको बाहर निकाला। बड़ा मजेदार केस था, इंटरेस्टिंग काफी, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे थे कि दिक्कत क्या। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, इनमें कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए आज का होमवर्क है सीओपीडी, एस्थमा, नहीं एस्थमा तो सीओपीडी में आ जाए, सीओपीडी और कोविड। ये कैसे काम करता है, आपके लंग के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कौन से हिस्से में असर करता है, और ये किस हद तक डैमेज कर सकता है। ठीक है, कल ही हम लोग डिस्कस करेंगे निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, और एक्सरे फिल्म में निमोनिया कैसे देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कैसे देखते हैं, वो भी आप लोगों को फोटोग्राफ में दिखाकर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट आज का हमारा एक और टॉपिक था ब्रोंकोडायलेटर्स। क्या था? ब्रोंकोडायलेटर। एक ड्रग का नाम बताओ जो ब्रोंकोडायलेटर हो। टेरिफाइलिन, शाबाश।
दूसरे ड्रग का नाम बताओ, दूसरे ड्रग का नाम बताओ। एमिनोफाइलिन। कौन सा? सिप्रोफाइलिन। कौन सा? ओनली द डाइफाइलिन। सिप्रोफाइलिन नहीं होता, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन होता है, एंटीबायोटिक होता है। नहीं डाइफाइलिन, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। थियोफाइलिन और रिटोफाइलिन ये दो ड्रग्स होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो उसको डेरिफाइलिन बोला जाता है। ये आपके ब्रोंकोडायलेटर्स है। ये तब दिया जाता है जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ का मतलब आपको बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रहा किसी भी वजह से। ये ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। नाम समझ में आता है? इसको 20 से काट दो, ब्रोंको और डायलेटर। डायलेटर का मतलब, डायलेट मतलब फैलाना, किसी चीज को बढ़ा देना, फैला देना। ब्रोंको से नाम किसका है? ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये जो आपकी ट्यूबिंग थी जो आपके लंग्स के अंदर जा रही थी, जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये आपके क्या है? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, जो भी कह लो। ठीक, इसको डायलेट कर देता है, फैला देता है। ठीक है, किसी भी वजह से आपका ये पाथ जब कम हो जाएगा तो एयर अंदर नहीं जाएगा। क्यों होगा? जब आपको इन्फेक्शन पकड़ता है तो सबसे पहले वहां पे होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है? इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग। ठीक है, ये ब्रोंकस था, इसके अंदर इतनी स्पेस थी, इसमें आ गई स्वेलिंग, ये फूल कर इतना हो गया। अब इसके अंदर की जो स्पेस बची वो कम हो गई कि नहीं? है ना, ये कम हो गई, ये स्पेस जो थी। ठीक, तो जितनी हवा जानी थी उतनी हवा नहीं जा रही। अब इसको हमें फैलाना है तो हम देते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ये स्वेलिंग अभी भी इतनी है, प्लीज माइंड, ब्रोंकोडायलेटर स्वेलिंग कम नहीं करेगा। ये स्वेलिंग अभी भी इतनी है, बस इस पाइप को फैला दे। समझ रहे? रबड़ की पाइप सर्दियों में सख्त हो जाती है, गर्म पानी में डाल दो फैल जाती है। वैसे ही काम करता है ब्रोंकोडायलेटर, जिसको खाली फैला देता है। ठीक है, देन होगा क्या? जब ये फैल जाएगा तो ऑक्सीजन का इंटेक अंदर आने लगेगा। इसके साथ लगे हुए हैं ये सैक जिसके अंदर हवा भरती है, इसके साथ लगी हुई है ढेर सारी ये कैपिलरीज जिससे एयर एक्सचेंज होता है ना। यहाँ पर हवा नहीं पहुंच रही थी, ये पाइप पतला था, इन्होंने इस पाइप को फैला दिया, हवा पहुंचने लगी और एक्सचेंज होने लगा। एक केस ऐसा होता है जिसमें ये जो है, एक तो ये था कि ये पाइप पतला हो गया, दूसरा ये था कि जो सैक है, इस सैक का आधा हिस्सा किसी वजह से ब्लॉक हो गया। आधा ही हिस्से में आपकी हवा जा रही है, आधा हिस्सा ऑलरेडी ब्लॉक है। कैसे? जिसमें मान लो पस भर गया या पानी भर गया, लिक्विड भर गया। ठीक है, तो ये आधा हिस्सा काम कर रहा है, आधा हिस्सा नहीं कर रहा है। तो अभी आपका ऑक्सीजन इंटेक 50% हो गया। ये जब डायलेट करेगा इसको तो इसको भी फैला देता है। तो ये अभी इतना यूज हो रहा था, अब ये बलून का साइज इतना बड़ा हो गया, पानी इतना ही है, ये एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया, 70% हो गया। ठीक है, इसीलिए आप लोग सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर्स के भरोसे पेशेंट का रेस्पिरेशन ठीक नहीं कर सकते। ये पूरी बात बताने का पर्पज सिर्फ ये था, ब्रोंकोडायलेटर्स के भरोसे कभी भी पेशेंट का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। उसका सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, उसको बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। परमानेंट ठीक कैसे होगा? जब ये स्वेलिंग कम करोगे, जब ये फ्लूइड बाहर निकालोगे। समझे? यस और नो? यस। ये निमोनिया का केस है। निमोनिया के केस में इसमें पानी भर जाता है। आज की क्लास में इतना ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कल हम लोग और डिस्कस करेंगे इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। अभी हमने जो प्लूरल लेयर्स है उन पर डिस्कशन नहीं किया है, इसके बोनी स्ट्रक्चर पे डिस्कशन नहीं किया है, इसके कार्टिलेजियस टिश्यूज पे कोई डिस्कशन नहीं किया है। अभी हमने ये भी डिस्कशन नहीं किया है कि जब नाक के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जिनमें सीलिया होता है उसका क्या काम है। ये सारे डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज्यादा बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके। कोविड में एंटीबायोटिक काम करता है?
सेकेंडरी इन्फेक्शन। नहीं, हाँ कोविड वायरस है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करता है, वायरस पे किसी भी एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता। ठीक है, एनीवेज चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? नहीं, कोई सवाल, कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कोई केस डिस्कस करना, कोई इंटरेस्टिंग केस अभी तक सामने आया हो? नहीं। अपने होमवर्क में एक चीज और लिखो, कुछ लोग खांसते हैं तो बलगम नहीं करते, ये बलगम कहां से आता है? ठीक, ये बलगम क्या होता है, कैसे बनता है, कहां से आता है? ठीक है, और तुम लोग जो वो ड्रग देते हो ना, क्या बोलते हो उसको, नेबुलाइजर, डुओलिन, लिवोलिन, ब्यूडिकॉट, ये क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है? ठीक हो जाएगा, देखते हैं कल कितने लोगों के जवाब आते हैं। स्टडी करो और जवाब देना होगा। ठीक है, तुम्हारी तरफ से रिस्पांस आएगा तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, रिस्पांस नहीं आएगा मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो हमने कुछ नहीं छुआ है, अभी हमने खाली एक इंडेक्स खोला है। अभी तो हम इसके अंदर जितनी नर्व्स हैं, कौन सी नर्व कौन सी वर्टिब्रा से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन सी वर्टिब्रा कंप्रेस हो रही होगी तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम करने लगेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त चीज, इससे बेहतरीन चीज दुनिया में ना बनी है ना कभी बनेगी। इंसान के जिस्म से ज्यादा बेहतरीन कारीगरी कोई नहीं है, इसको समझना ही बहुत बढ़िया है। क्लास ओवर।